चलिए अपडेट लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लवकेश वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम अवतार उपाध्याय हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ गए हैं, अखिलेश हमारे संवाददाता बलिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले लवकेश आपके पास आते हैं क्योंकि वाराणसी का मुकाबला वाकई दिलचस्प है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भक्ति की साधना में तल्लीन है, लेकिन वहां का मुकाबला क्या कह रहा है, क्योंकि सबकी नजरें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों में से खास तौर से वाराणसी पर होंगी। देखिए, इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भक्ति में डूब चुके हैं, तो ये धर्म है काशी। और काशी में जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया 2014-2019 में भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की, तो 2024 में अब काशी की जनता किस तरीके से उनके ऊपर विश्वास जताती है ये देखना होगा, क्योंकि अब प्रचार प्रसार भी थम चुका है और पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्र पर भी रवाना हो चुकी है। तो कल वोटिंग होनी है और काशी की जनता ईवीएम पर बटन दबाएगी और किसके पक्ष में कितनी बटन दबती है ये देखना होगा और 4 तारीख का इंतजार करना होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लगातार 10 वर्षों में यहाँ पर कार्य किया, वह कार्य काशी कभी जो दर्द झेलता था विकास का, और काशी कभी जान और पहचान की मोहताज नहीं होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें और भी 4 चांद लगाए और ऊंचाइयों तक लेकर गए। जो काशी के लिए उन्होंने विकास किए, चाहे घाटों की बात कर ले या सड़कों की बात कर ले या ओवरब्रिज की बात कर ले या फिर पार्कों की बात कर ले या स्टेशनों की बात कर ले या काशी में स्वच्छता अभियान की बात कर ले, या फिर सबसे बड़ी बात यह है कि काशी की गलियों में जिस तरीके से कभी कूड़े का अंबार लगता था, तो नगर निगम की तरीके से प्रधानमंत्री के आने के बाद यहाँ पे सचेता। तो अब ये देखना होगा कि विपक्ष उनको किस तरीके से गिरती है, क्योंकि विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार थे और विपक्ष ने भी अपना काशी में दमखम दिखाया, चाहे रोड शो के माध्यम से, चाहे जनसभा के माध्यम से या डोर टू डोर कैंपेन करके विपक्ष ने भी बड़ी ही मेहनत की और किसी धूप में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद है तो सभी की निगाहें जो है वो काशी में है और काशी की जनता को किस तरीके से विपक्ष लुभा पाता है, या फिर जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे डिप्टी सीएम है या खुद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की जो विकास की जो रफ्तार है उसको खुद संभाले हुए थे, लगातार वो दौरे करते रहे। काशी में किसी भी तरीके की कोई कमी ना होने पाए वो साफ तौर से देखी गई है कि जब चुनाव आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से तीसरी बार प्रत्याशी के रूप में घोषित हुए, तो उसको लेकर के काशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता में भी काफी उत्साह रहा कि एक बार फिर वो काशी के सांसद नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री चुनेंगे, ये चीजें हैं। और जो उनके चहेते चेहरे होते हैं, तो अगर कार्यकर्ताओं के बीच में आ जाते हैं तो कार्यकर्ताओं में अलग ही उत्साह देखने को मिलता था, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें। विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष के जो चहेते चेहरे थे, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, चाहे डिम्पल यादव हो या प्रियंका गांधी हो, इन लोगों के आने से विपक्ष में कहीं ना कहीं एक मजबूती हुई और विपक्ष के जो कार्यकर्ता है काफी उत्साहित होकर के, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, वो लोगों तक पहुंच करके सरकार की कमियों को गिनाया और सरकार की नाकामियों को बताया कि किस तरीके से सरकार महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार पर वो बात नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ बात करती है जब वो चीजें पे। लेकिन वही बीजेपी कहती है कि हमने कार्य किया है और कार्य के बदौलत हम जाएंगे, क्योंकि यूपी में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से देखा गया कि अपराधी भय मुक्त, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना। आए दिन जो गोलियां चलती थी, आए दिन जो रेप होते थे, इन सब चीजों को लेकर के अपराधियों में कहीं कहीं डर का माहौल है। जो अपराधी अपराध करते थे कि जो सलाखों के पीछे है या ऊपर चले गए हैं, इन सब चीजों को लेकर के बीजेपी ने कहा कि हमने कार्य किया है, अपराध मुक्त यूपी बनाई है। और काशी में जिस तरीके से प्रधानमंत्री बिल्कुल, देखिए ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि मतदाताओं के मन में विकास का ये मुद्दा रहता है या नहीं, कल देखना खास रहेगा। ठीक है, आप तीनों ही बने रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। आपके पास आते हैं अखिलेश, क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से दिग्गजों ने प्रचार प्रसार किया है, उसका कितना असर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल मतदान का दिन है। जी उन्नति, आपको बता दें जिस तरह का पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र नीरज शेखर मैदान में है, वहीं सपा से सनातन पांडे हैं। एक तरह से सीधा टक्कर है। वहीं जिस तरह का अमित शाह का कार्यक्रम 29 तारीख को बलिया में हुआ और जिस तरह से सीधा एक वर्ग को टारगेट किया, वह अमित शाह का सीधा कहना था कि आ लिया जमा लिया, ऐसे कोई कुछ नहीं करेगा, जिससे एक तरह से जो भी हिंदुत्व के वोट है, एक तरह के बलिया में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। भले एक तरह से एक बात है कि सनातन पांडे
का ये लास्ट चुनाव है। वो अपने भावी अपील भले कर रहे हैं जनता से कि ये मेरा लास्ट चुनाव है और इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जिससे एक लोगों में एक अलग सिंपैथी तो है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री का नाम नीरज शेखर से जुड़ा है, वो काफी बड़ा नाम है, जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक देखा जाए तो उनका चंद्रशेखर जी का नाम था और उन्हीं के समाजवादी पुरोधा रहे हैं चंद्रशेखर जी और उन्हीं के पुत्र नीरज शेखर इससे पहले समाजवादी पार्टी में ही रहे हैं और 2019 में वो बीजेपी में शामिल हुए और 2024 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया, 2024 में उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन हालांकि नारद राय के जाने से बलिया में बीजेपी काफी मजबूत हुई है, क्योंकि नारद राय का भूमिहार वोटों में काफी पकड़ है और जिससे भूमिहार एक तरफा अब बीजेपी को वोट करेंगे, जिससे नारद राय ने कल एक भाषण में कहा कि मैं अखिलेश यादव को 3 दिन में ही तिरही निकाल दूंगा। देखना यह होगा कि नारद राय जाने से बीजेपी कितना मजबूत होती है और ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं नारद राय, कितना नीरज शेखर और बीजेपी को फायदा होगा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अखिलेश जिस तरीके से लास्ट मोमेंट पर चुनाव के ये दल बदली हुई है वहां पर बलिया में, खास तौर से उसका क्या फायदा होता है ये देखना खास रहेगा। ठीक है, राम अवतार उपाध्याय भी हमारे साथ बने हुए हैं। राम अवतार, आप वहां पर समीकरण कैसा देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्रों को जिस तरीके से साधने का प्रयास हुआ है प्रचार प्रसार में, उसका कितना असर दिख रहा है फिलहाल? देखिए उन्नति जी, मैं आपको बता दूं कि पोलिंग पार्टियां सभी अपने अपने मतदान स्थल के लिए रवाना हो गई हैं और लगभग 20,0895 मतदाता कल अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और बटन दबाएंगे। किसको जीत का सेहरा पहनाते हैं ये तो फिलहाल 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आपको बता दूं कि मऊ में 3 मंत्री और 2 एमएलसी की प्रतिष्ठा दांव पर है। एमएलसी में यशवंत सिंह और यशवंत सिंह के पुत्र विक्रांत सिंह ऋषु, और मंत्री में ओम प्रकाश राजभर जिनके पुत्र स्वयं मैदान में हैं घोसी लोकसभा से, और एके शर्मा ऊर्जा मंत्री और दारा चौहान, जो इन तीनों मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। और आपको बता दूं कि मऊ का समीकरण जो है वो कहीं न कहीं मुस्लिम, यादव और चौहान और भूमिहार और दलित, ये चारों पर ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। अगर इस पूरे लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में मायावती ने जिस तरह से जगह जगह उनके जो मतदाता हैं वही निर्णायक साबित हो रहे हैं। कारण कि मायावती ने पूरी तरह से फ्रंटेज पर आकर के जिस तरह से अपना जो पहले इनका चुनाव प्रचार होता था, जो इनका पहले फाइट करती थी, वो इस बार देखने को नहीं मिला है। लेकिन मऊ में बालकृष्ण चौहान को इन्होंने जो अपना टिकट दिया है, बालकृष्ण चौहान अगर मैदान में पूरी तरह से ताल ठोक रहे हैं तो वहीं दलित मतदाता और चौहान मतदाता निर्णायक साबित होंगे। और ये दोनों पूरे घोसी लोकसभा चुनाव के लिए एक तरह से समझ लीजिए कि जीत का सेहरा बांध सकते हैं किसी पर। लेकिन अब ये देखना है कि 4 जून को जब मतपेटिका खुलेगी, ईवीएम खुलेगा, तो किसके सर पर मऊ की ताज मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जब से आचार संहिता लगी और चुनाव का ऐलान हुआ तब से घोसी लोकसभा में अपना डेरा बनाए हुए थे, लगातार वो प्रचार कर रहे थे। तो वहीं एके शर्मा हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, ये लोग गली गली में जाकर के चौपाल लगा करके किसी भी तरह से, कारण कि अभी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान को जो विधायक पद पे थे वहां पे इनको हार मिली थी, जिसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी ताकत लगा दी है और इस बार लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। जो भी लोग नाराज हैं उन्हें अपने तरफ मिलाने की बात है। वहीं देखिए मतदान से पहले मतलब घोसी जो 7वें चरण का मतदान है, इससे पहले ही यशवंत सिंह का जो वापसी होना, ये कहीं ना कहीं बड़ा मजबूती देगा। लेकिन अब ये देखना है कि यशवंत सिंह कितना कारगर साबित होते हैं यहाँ पर अपने क्षत्रिय समाज को लेकर के, और घोसी लोकसभा में ये कितना इनका महत्व है। रही गई बात विक्रांत सिंह ऋषु की, उनको भी देखना है कारण कि वो आजमगढ़ और मऊ के एमएलसी भी हैं, और वहीं ओम प्रकाश राजभर जो कि काफी मेहनत किए हैं। अब ये देखना है 4 जून को
फिलहाल 1 जून को यानी कल कहीं सहयोगी पार्टियों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है कि वो उतना हिस्से का वोट बैंक ला पाते हैं खाते में कि नहीं, ये भी कहीं ना कहीं सवाल रहेगा। ठीक है, हमारे साथ संकट मोचन मिश्रा जुड़ गए हैं गोरखपुर से, हमारे संवाददाता। संकट, क्योंकि देखिए गोरखपुर एक जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर खुद रवि किशन हो, इन दोनों की ही फैन फॉलोइंग किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में मतदाताओं के मन में क्या मुद्दे हैं या फिर फैन फॉलोइंग के चलते ही वहां पर वोट डलने वाला इस बार? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर गोरखपुर की बात करते हैं हम, तो ये उत्तर प्रदेश का ये सीएम सिटी मानी जाती है और ये देखा जाता है, इसकी निगाहें जो है पूरे जो है कि भारत में टिकी हुई है कि गोरखपुर में क्या होने वाला है। इसको लेकर के यहाँ पे अगर बात किया जाए, हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ऐसा है नहीं कि कहीं जो है कि उनको विरासत में कुछ मिल गया है। और उसकी अगर बात करते हैं रवि किशन की, तो रवि किशन भी यहाँ पे फैन फॉलोअर्स, मतलब पहले से भोजपुरी स्टार भी हैं, उनको लोग भी जानते हैं और काम भी किए। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने काम भी नहीं किया है, लेकिन अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा अगर काम किए हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पे, ये सीएम शहर होने के नाते यहाँ पे अधिक काम हुए। पहले गोरखपुर में नालियां जो है कि सही नहीं होती थी, कई बीमारियों से लोग जूझते थे, मेडिकल कॉलेज में कोई मतलब व्यवस्था नहीं मिलता था। आज मेडिकल कॉलेज जो है कि बन गया है। उसके बाद अगर देखा जाए, जो कि भारत की सबसे बड़ा जो है कि यह हॉस्पिटल जो है एम्स होता है, कि एम्स भी यहाँ पे बन करके तैयार हो गया, जो लोगों का इलाज भी हो रहा है। आज मुझे अगर जाना होता है गोरखपुर वासियों को जो है कि एम्स में अगर इलाज कराने के लिए, तो दिल्ली में जाना पड़ता था और उनको जो है कि काफी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज जो है कि गोरखपुर में जो है यही बगल में 40 किलोमीटर के अगर किसी इर्द गिर्द से आते हैं तो यहाँ पे अपना इलाज करा लेते, कोई दिक्कत नहीं होती है। और साथ साथ जो है पर्यटन स्थल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे रामगढ़ ताल नौका विहार ये बनवा दिया गया, जिसपे यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए यहाँ पे जो है। और उसके बाद अगर गोरखनाथ मंदिर की भी बात करें, वहाँ भी एक पर्यटन स्थल हो गया है कि लोग आते हैं वहाँ पे देखते भी हैं। और उनको अगर दोनों को अगर नेताओं की बात किया जाए, रवि किशन और जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, ये इनको दोनों जो है कि प्रदेश की जनता लाइक करती है। ये नहीं कि यह केवल गोरखपुर की जनता लाइक करती है, क्योंकि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा के साथ साथ जो है कि कोई भी आता है उनकी बात को सुनते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री नहीं होते तो सांसद होते हैं, तो उनकी जनता की बात सुनते हैं, तुरंत उस पर जो है एक्शन लेते हैं, संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। इसको लेकर के बात किया, अगर बात किया करें हम सड़क की, तो यहाँ पे सड़क जो पहले जो है कि टूटी फूटी थी, गड्ढा था, आज गड्ढा मुक्त जो है कि गोरखपुर दिख रहा है। जो गोरखपुर में हम जाते थे शहर में घंटों जाम में की सामना करना पड़ता था, लेकिन आज जो है कि आप गोरखपुर के अंदर जाते हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था है, आप 2 मिनट रुकेंगे तो उसके बाद चले जाएंगे, कहीं आपको जाम की समस्या नहीं मिलेगी। जी ऋषि, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से काम किया गया है उसका कितना असर होता है मतदाताओं के मन में, कल ये देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है लवकेश, आपके पास आती हूँ, क्योंकि लगातार हम लोग काशी की बात कर रहे हैं। हालांकि काशी में ये समझा जा रहा है कि एक तरफा चुनाव होगा, लेकिन जिस तरीके से अजय राय भी जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के तमाम दल पहुंचे थे प्रचार प्रसार के लिए, तो कितना जोर आजमाइश कर पाए थे? आपको बता दें कि 2019 में तो एक तरफा चुनाव था, उसमें कोई नहीं है। लेकिन 2024 में जिस तरीके से विपक्ष ने अपना जोर दिखाया, दमखम दिखाया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में तमाम उनके जो केंद्रीय मंत्री रहे, चाहे मुख्यमंत्री रहे, चाहे डिप्टी सीएम रहे, या फिर यहाँ पर जो तीनों मंत्री हैं वो मंत्री और विधायकगण या जिलाध्यक्ष तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो लगातार कार्य करें, लेकिन वही विपक्ष भी इस बार कि कोई कसर नहीं छोड़ा है और विपक्ष ने भी अपना दमखम दिखाया, चाहे रैली के माध्यम से, चाहे जनसभा के माध्यम से, क्योंकि विपक्ष को भी पता चल गया था कि जो उनके चहेते चेहरे अगर कार्यकर्ताओं के बीच में आ जाते हैं तो कार्यकर्ताओं में एक अलग सा उत्साह देखने को मिलता है। और जिसका नजारा साफ तौर से विपक्ष ने दिखाया मां कुष्मांडा के दरबार से जब प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव की संयुक्त रैली निकली, तो वहां पर वो भीड़ और जो उनके प्रति प्रेम था वो देखने को मिली एक झलक पाने के लिए। और जो कार्यकर्ता थे वो चिलचिलाती धूप में वहां पर पहुंचे और इतना 3 किलोमीटर दूर का लंबा सफर और जो जनता का उनको समर्थन मिला, वो वाकई में कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में भी चौंकाने वाली बात है कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार अमित शाह जब आए तो उन्होंने 10 लाख के पार की जीत का अंतर बताया था। लेकिन अगर इसी तरीके से जो रैली और जनसभाओं में भीड़ थी तो कहीं ना कहीं ये चिंता का सबब है कि अब ये देखना होगा कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी मार्जिन से यहाँ पर जीत हासिल करते हैं और जो विपक्ष है वो
वो कितना कामयाब हो पाता है, क्योंकि अजय राय लगातार 2014 से लेकर अब तक काशी की जनता के बीच में रहे। तो प्रधानमंत्री ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा और बार बार किसी भी राज्य में रहे या फिर किसी भी जिले में गए हो तो काशी का जिक्र किया और काशी वासियों का आभार व्यक्त करते थे खुले मंच से। और काशी वासियों के बीच में वो आते जाते रहे और दौरा करते रहे, काशी वासियों से संवाद करते रहे, हर वर्ग से मिलते रहे, हर लोगों से मिलते रहे। इसीलिए काशी वासियों के मन में बसते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बार कैसा मुकाबला रहता है ये देखना खास रहेगा। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।